होटल से वापसी पर भी पाटिल के साथ मुलाजमीन का रवैया खासा मुहज़्ज़बाना और शनासा किस्म का दिखाई देता था। स्पाई मास्टर और पाटिल के ताल्लुकात से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि उसे स्पाई मास्टर का खुसूसी कुर्ब हासिल है, लेकिन मुझे अभी तक उसने जनाब ही से मुखातिब किया था, जिसका मतलब यही था कि मैं उसका सीनियर हूँ। फिर मुझे खुद ही उसकी बात समझ आ गई। मुमकिन है ये ढोंग भी उसकी शख्सियत पर पर्दा डालने के लिए रचाया गया होगा। ये उन लोगों की बड़ी फराखदिली थी कि उन्होंने एक नए एजेंट को, जिसके कदम अभी तक कहीं जमे नहीं थे, अपने एक दो इंतहाई अहम ठिकानों से आगाह कर दिया था। ऐसा उमूमन उसी सूरत में किया जाता है जब या तो हालात इंतहाई संगीन नौयत के हों या फिर जुल्फ के सर होने तक के इंतजार की मोहलत नसीब ना हो, क्योंकि किसी एजेंट के मुतजाद माशरे में स्टेशन होने में खासा वक्त लगता है। गैर मजहब, नया माहौल, नए लोग, जिनकी मोहब्बतों और नफरतों का अंदाज भी यकसर मुख्तलिफ हो, उनमें खुद को खपाना, उनकी तवज्जो हासिल करना, उनकी शनाख्त अपनाना कोई आसान नहीं होता। दौरान तरबियत हमें जिन हालात का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है, अमली मैदान में हालात उससे अक्सर मुख्तलिफ पेश आते हैं। तब सिखलाए गए लगे बंधे उसूलों को एक तरफ रख कर अपनी बसीरत के मुताबिक बड़े अहम और खतरनाक फैसले करने होते हैं। मुझे अभी तक अपने मोहसिन सर के वो अल्फाज नहीं भूले थे जो उन्होंने कराची से रवानगी के वक्त मुझसे कहे थे कि हालात तरबियत के मुताबिक ही पेश नहीं आते। मेरे जहन में जासूसी की क्लास के मोहतरम उस्ताद का वो फरमान हमेशा जिंदा रहा, अच्छा जासूस मवाक़े खुद पैदा करता है, पैदाशुदा मवाक़े से फायदा उठाना कुछ इतना बड़ा कारनामा नहीं। मैं पाटिल के साथ अगली सीट पर बैठा था और वो मुझे कलकत्ता के गली कूचों, मुख्तलिफ हसास मकामात जहां उमूमन सिक्योरिटी वाले मौजूद रहते थे, अचानक खतरे में घिर जाने की सूरत में करीबी सेफ हाउस तक रसाई का तरीका और अपने बिजनेस से मुतालिक मुख्तलिफ नौयत की मालूमात बहम पहुंचा रहा था। आप जरूरत महसूस करें तो आत्मा सिंह से मेरा तारुफ अपने बेहतरीन दोस्त की हैसियत से करवा सकते हैं। इस तरह आपका तारुफ भी मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि उसकी इत्तलात के मुताबिक हम लोग भी इसी किस्म का धंधा करते हैं जिस किस्म का आत्मा सिंह। वैसे हमारा जोन उससे बिल्कुल अलहदा है, इतना अलग कि हमारे आपस में टकराव के इम्कानात शायद कभी पैदा ना हो सके। फिर हम बेहतरीन दोस्त भी तो हैं। उसने मेरे कंधे को किसी कदर बेतकल्लुफी से थपथपाया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया मिस्टर पाटिल। वो बोला, मिस्टर अमरजीत सिंह, मेरे ख्याल से आपको यहाँ ड्रॉप कर दिया जाए, इससे आगे का सफर आप खुद करें। ज्ञानी जी आपके अचानक गायब होने पर शायद परेशान हो। और हाँ, बात करते करते जैसे उसे कुछ याद आ गया, ओमा से बचे रहिए, उसके कई रूप हैं, मुमकिन है किसी रूप में वो आपसे मिल भी चुकी हो। मैं उसे इस बात का क्या जवाब देता, उसे कैसे बताता कि हमारा भरपूर तारुफ होते होते बचा है, वो भी कुदरत की मेहरबानी से, वरना ओमा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो बोला, ओके मिस्टर अमरजीत, गुड लक। एक जगह कार खड़ी करके उसने मुझे उतार दिया। सूरज उजालों से जुल्मतों की तरफ अपने सफर का आगाज कर चुका था जब मैं कलकत्ता की मॉडर्न आबादी में बने ज्ञानी आत्मा सिंह के बंगले के दरवाजे पर लगी घंटी बजाकर अंदर से किसी की आमद का मुंतजिर था। दरवाजा खोलने वाली शख्सियत को अगर कोई थोड़े दिल वाला देख लेता तो बजाय कुछ कहने के फौरन भाग जाता। उसका कद बिला मुबालगा 6.5 फुट के करीब था। स्याह रंग और चौड़े चकले सीने पर रखे फुटबॉल नुमा सर में महारत से फिट की हुई सफेद गोल गोल आंखें हल्कों से उबली पड़ती थीं। उसने फाड़ खाने वाले लहजे में धाड़ते हुए पूछा, क्या है? मैंने बगैर उसके रोब में आए जवाब दिया, ज्ञानी जी से मिलना है। उसने अपने लंबे बाजू से एक तरफ इशारा किया, भाग जा। मैंने अपने लहजे को खासा बारोब बना लिया, अंदर दफा हो जाओ और अमरजीत सिंह की आमद की खबर दो। उसने बड़ी हैरत से सर से पैर तक मेरा जायजा लिया, शायद वो मेरी दिमागी हालत जानना चाहता था। मैंने दोबारा उसे डांटा, सुनते नहीं। उसने खटाक से दरवाजा बंद करते हुए कहा, ठहरो। दोबारा उसकी वापसी उसी दुश्मन ईमान ओमा के साथ हुई थी जिसके मुतालिक पाटिल ने मुझे खुसूसी हिदायत दी थी और जिसकी आतिश फिशानियों का दूर ही से सही थोड़ा बहुत तो मैं भी नजारा कर चुका था। उसका चेहरा मुझे देखते ही खिल उठा। आप आइए महाराज जी, आइए। उस रोज मुहज्जब लिबास में मैं खासा शरीफ आदमी दिखाई दे रहा था, इतना भला कि कलकत्ता जैसे शहर में कोई भी खातून मुझसे मुतारिफ होने में फख्र महसूस करती। मैंने बड़े गैर संजीदा से लहजे में दरियाफ्त किया, कैसी हो? उसका लहजा पहले से खासा मुख्तलिफ था। बोली, थैंक यू सर। इस मुलाकात में तो यूं महसूस हो रहा था जैसे वो मेरी कोई जरखरीद लौंडी हो। शायद ज्ञानी ने उसे खास हिदायत दी थी। हम दोनों एक दूसरे की हमराही में उस पुरतकल्लुफ ड्राइंग रूम में चले आए। उसने बड़ी दिलरुबाई से झुकते हुए अपने तमाम नुकूश उजागर करके मुझे सामने सोफे पर बैठने की दावत दी। वो अपनी असलियत की तरफ लौट रही थी। क्या पिएंगे महाराज?
मैंने उसकी पेशकश को जैसे नजरअंदाज कर दिया। ज्ञानी जी कहाँ हैं? बोली अमरजीत जी, इस घर में तो क्या सारे शहर में भी शायद कोई आपको इस सवाल का जवाब न दे सके, बल्कि जहाँ कोई ऐसा सवाल पूछता ही नहीं। उसका लहजा कुछ संजीदा हो चला था। मैंने हुनकारा भरते हुए कहा, अच्छा, फिर चाय ले आओ। वो मुस्कुराती हुई दूसरे कमरे में चली गई, जहाँ मेज पर रखे इंटरकॉम पर उसने किसी को चाय लाने का कहा और वापस आ गई। मैंने उसे सामने वाले सोफे पर बैठने का इशारा किया। बैठो। उसने सोफे पर बैठने की बजाय ढेर होते हुए कहा, शुक्रिया जनाब। मैंने उसके कुछ कहने से पहले ही उसे काबू करना चाहा। एक बात पूछूं? वो बोली, हाँ, लेकिन मुझे माफी चाहते हुए कहने दीजिए कि मुमकिन है आपकी हर बात का मैं जवाब न दे सकूं। असल में आप अभी नए नए हैं, जल्द ही आपको ये इल्म भी हो जाएगा कि यहाँ सवाल जवाब भी मखसूस किस्म के ही हो सकते हैं। उसने ये बात हंसते हंसते कही थी, लेकिन उसकी हंसी में छुपे खतरे को मैंने बखूबी भांप लिया था और वो मुझे इशारे कनाए में वो सब कुछ बता देना चाहती थी जो शायद वो अपने होंठों पर कभी न ला सकती। मैंने उसकी वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए पूछा, ज्ञानी जी के साथ तुम कब से हो? वो बोली, पिछले 4-5 साल से। मैंने कहा, तुम्हारे फराइज की नौयत क्या है? बोली, सॉरी। मैंने कहा, ओके, मुमकिन है ये कुछ प्राइवेट किस्म की बात हो। मैंने उसे चिढ़ाकर जवाब हासिल करना चाहा, लेकिन वो तो ठुस होकर बैठी रही। फिर अचानक एक ख्याल मेरे जहन में आया, अच्छा, घर वालों को मेरे आने की इत्तला तो दो। मैंने उसे कहा। वो बोली, जनाब, उस तरफ सिर्फ 2 मुलाजिमीन को जाने की इजाजत है। जैसे ही वो यहाँ आते हैं मैं आपका पैगाम पहुँचा दूंगी। बस यही मैं जानना चाहता था। ज्ञानी वाकई खासा पुरस्कार साबित हो रहा था। उसकी शख्सियत प्याज के छिलकों की तरह तह दर तह थी। हर नए परत के नीचे से उसका नया रूप नमूदार होता था। कभी वो वहशी दरिंदा दिखाई देता तो कभी सच्चाई का रूप धार लेता। वो एक दुखी दिल गमजदा बाप भी था और बच्चों से उनके माँ बाप छीन लेने में कोई कबाहत भी महसूस नहीं करता था। वो रोजाना ग्रंथ साहब का पाठ करता था और ओमा जैसी दाश्ताएं भी उसके यहाँ पल रही थीं। उसकी बीवी और अमृत कौर को देखकर अकीदत से इंसानी नजरें झुक जाती थीं। एक तकद्दुस माब सा रोब दूसरों पर तारी होने लगता था और एक ये ज्ञानी था जिसने अपने नवाबाना ठाठ बाट वाले ड्राइंग रूम के एक कोने में नीम उरिया औरतों के बुत सजा रखे थे और दूसरे कोने में गुरु नानक और गुरु गोबंद सिंह के कद्दे आदम पोर्ट्रेट, जिसके नीचे अक्सर ऊद सुलगता रहता। कैसा जाबिर था ये शख्स कि इसकी गैर मौजूदगी में भी उसके मुलाजिमीन उसके हुक्म के मुताबिक ही बात करते थे। मेरी उससे 2 मुख्तसर सी मुलाकातें हुई थी और अभी तक मैं ये फैसला नहीं कर पाया था कि उससे मोहब्बत करूं या नफरत। ओमा ने मुझे सोचों के भंवर से बाहर खींचा। कहाँ खो गए महाराज? मैंने कहा, कहीं नहीं, तुम्हारे मुतालिक ही सोच रहा था। मैंने जरा ज्यादा ही लंबी कर दी थी। उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया झूठ। मैं संभल कर बैठ गया। मतलब? पाटिल का वो फिक्रा मेरे जहन में चकराने लगा। उसके कई रूप हैं, जाने पाटिल ने उसका कौन सा रूप देख लिया था। उसे वाकई ज्ञानी आत्मा सिंह की सेक्रेटरी होना चाहिए था। उसकी तरह कई रूप रखने वाली और उसकी तरह पुरस्कार और अजीबोगरीब न समझ आने वाली। वो बोली, मतलब कुछ नहीं, बस ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब कोई मर्द झूठ बोले मुझे पता लग जाता है। उसने मेरी बात हंसी में उड़ा दी। इतने में एक निहंग सिख उस तरफ आता दिखाई दिया। हम दोनों उसी की तरफ मुतवज्जे हो गए। वो 20-22 साल का नौजवान लड़का था। उसने निहंग सिख को मुखातिब करते हुए हुक्म दिया, बाबा जी, अंदर पैगाम पहुंचा दें, सरदार अमरजीत सिंह आए हैं। अवश्य कहकर वो उन्हीं कदमों लौट गया। हम दोनों ही चाय की प्यालियां होंठों से लगाए कुछ सोच रहे थे। गालिबन वो भी मेरे मुताल्लिक सोच रही होगी। उसके चेहरे पर वही दावत नुमा मुस्कुराहट अभी तक सरसरा रही थी। शायद बाज मामलात में ज्ञानी जी ने उसे खुली छुट्टी दे रखी थी। अब मेरा अंदाजा गलत साबित होने लगा था। ज्ञानी आत्मा सिंह ने उसे मेरे मुताल्लिक ताड़ा हो। वो बोली, एक बात है मिस्टर अमरजीत, अगर आपने यहाँ रहने का इरादा कर ही लिया है तो आपको यहाँ की हर शय से वास्ता पड़ेगा, मुझसे भी। इस मर्तबा उसके लहजे में झुंझलाहट नुमाया थी। उसकी जगह कोई भी औरत होती तो यही लहजा इख्तियार करती। शायद अना की जंग हारना औरत को कभी कबूल नहीं रहा। मैंने कहा, श्रीमती ओमा देवी जी, मैंने आज से पहले जिंदगी अपनी मर्जी से निभाई है और आज के बाद भी ऐसे ही अज़ाइम रखता हूँ। मेरे लहजे में चैलेंज की काट थी, लेकिन वो कमाल चालाकी से तराह दे गई। शायद इस मरहले पर मुझसे उलझना उसे गवारा नहीं था। बोली, बहुत से लोग यहाँ आने से पहले बड़ी बड़ी खुश
غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ خیر وقت بہرحال بہترین مصنف ہے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ اس نے یہ فقرہ قدرے مسکرا کر ادا کیا تھا، اس میں چھپے مفہوم سے مجھے بہت پہلے سے آشنائی حاصل تھی۔ نہنگ سکھ واپس آ گیا تھا، اس نے قدرے جھک کر مجھے ایک دروازے کی طرف متوجہ کیا۔ آئیے مہاراج جی۔ ایک مرتبہ پھر میں اس آنگن میں کھڑا تھا جس میں داخل ہوتے ہی مانوس سی اپنائیت کا احساس ہونے لگتا تھا، جس میں قدم رکھتے ہی اپنے گاؤں کی ہریالیوں سے سجی پگڈنڈیوں پر بھاگنے لگتا، اور اس دوڑ کا اختتام ایک ایسے ہی گھر کے آنگن میں ہوتا تھا، بالکل ایسا ہی گھر جس میں ایک فوجی کسان تھا، ایک ماں تھی اور ایک بہن۔ اس گھر کی طرح ان کے آنگن کا دیپ بھی اپنی روشنیاں لیے کہیں دور ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ وہ بھی اس گھر کی ماں کی طرح اپنی آنکھوں کی جوت جگائے اپنے نور بصیرت کے منتظر تھے۔ ان کا امرجیت بھی ان سے دور تھا، اور جن ماؤں کے امرجیت ان سے دور ہوں ان کے کلیجوں سے کیسی کیسی ہوک اٹھتی ہے، اس کا اندازہ مجھے گیانی آتما سنگھ کے گھر والی کی آغوش میں سما کر ہوا۔ پیری پینا ماں جی۔ میں نے جھک کر ہندو رسوم کے مطابق اس کے پاؤں چھو کر اسے پرنام کرنا چاہا، لیکن ماں جی نے لپک کر مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میرا لال، میرا شیر، میرا امرجیت سیاں۔ ہر لفظ میں اس کا خون جگر شامل تھا۔ کتنا ہولناک ہوتا ہے وچھوڑے کا روگ، اور کتنا وشال سینہ ہوتا ہے ماؤں کا جو اتنے بڑے غم کو اندر سمائے رکھتا ہے۔ اس لمحے مجھے اپنی ماں بہت ہی یاد آئی، اور ساتھ ہی اس بات کا افسوس ہوا کہ میں نے یہاں اپنا تعارف آخر امرجیت ہی کے نام سے کیوں کرایا تھا۔ گیانی آتما سنگھ کو بتانے کے لیے میرے پاس ایسے سینکڑوں نام اور بھی موجود تھے، لیکن قدرت بھی تو کوئی عامل ہے، اسے اپنے عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بھی تو اسباب درکار ہوتے ہیں، اور اس نے اس ڈرامے میں ایک کردار ادا کرنے کے لیے لیفٹیننٹ علی کو بھی نہ جانے کب سے چن رکھا تھا۔ اگر ہم اس طرح نہ ملتے تو ممکن ہے کسی اور طریقے سے مل جاتے، بہرحال ہمارا ملاپ ضرور ہوتا۔ کہاں رہا بیٹا تو اتنے روز؟ ہم تو تیرے اس وقت سے منتظر ہیں۔ بچہ، تجھے کیا میرے ماں ہونے کا یقین نہیں آیا؟ میرے پاس اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دائیں طرف سے امرت کور نے پرنام کیا۔ ویر جی، ست سری اکال۔ میں نے بھی ہاتھ باندھ دیے، ست سری اکال۔ امرت کور کا بھرپور جائزہ میں نے آج ایک مرد کی حیثیت سے لیا تھا۔ میری نظروں نے اس ماجھے کی جٹی کو ضمیر کی کسوٹی پر پرکھا تو وہاں ایک ہی رزلٹ ابھرا۔ جیسے بسا اوقات طوطے کو 4 مرتبہ چونیاں دے کر بھی ہم بار بار قسمت کے حال والا ایک ہی کارڈ جواب میں وصول کرتے ہیں، میرے شعور کے کمپیوٹر کی ٹک ٹک اور کھٹاک کھٹاک سے ایک ہی فقرہ ابھرا تھا۔ میں ایک بہن ہوں۔ وہ ایسی ہی عفت ماب لڑکی تھی جسے دیکھ کر صرف بہن کا تصور ہی جنم لے سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں اتنی ہی خوبصورت تھیں جتنی غزال کی، لیکن ان میں ایک حجاب تھا، ایک پرتقدس جھجک موجود تھی، ایک ایسا عزت ماب قسم کا تاثر وہاں موجود تھا کہ غلیظ نگاہیں بھی ان سے ٹکرائیں تو احترام کو جھک جائیں۔ ضرور گیانی آتما سنگھ نے کسی جنم میں کوئی بہت بڑا پنیہ کیا ہوگا، ورنہ بدماشوں کی اولادیں اتنی تقدس ماب نہیں ہوتی کہ انہیں دیکھتے ہی یوں احترام خود بخود اندر سے جنم لے۔ اس نے اپنی ماں والا سوال ہی دہرانا چاہا۔ ویر جی آپ؟ میں نے کہا، میں تمہارے پاس ہوں بہن، میں تمہارے پاس رہوں گا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہ کہہ سکا۔ اس سے مصلحتاً بھی جھوٹا وعدہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ بولی، ویر جی میں کھانا لاؤں؟ رات ہو چلی تھی اور وہ میرا جواب سنے بغیر کھانا لینے چلی گئی۔ میں ماتا جی کے چرنوں میں بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے عجیب عجیب باتیں پوچھنے لگیں، میرے ماں باپ کی باتیں، بہن بھائیوں کی باتیں، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ میرا واحد گرو کے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تو وہ تڑپ اٹھی۔ ہائے پتر، ایسے شبد منہ سے کیوں نکالتا ہے؟ ہم کیا مر گئے ہیں؟ میں نے ان کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا، پرماتما نہ کرے ماں جی۔ وہ بولیں، چھیندے تو اب کہیں نہ جایا کر، یہیں رہ ہمارے پاس، ہمارا امرجیت بن کر۔ میں نے کہا، اچھا ماں جی۔ مجھے اس لمحے خود سے بڑی شرم محسوس ہوئی۔ امرت کور کھانا لے آئی تھی۔ اس نے روایتی انداز میں میری تھالی الگ بنائی تھی۔ وہاں سوائے چاہت کی گرمی کے اور کسی شے کا حبس محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ میرے سامنے پنکھا لے کر بیٹھی رہی، حالانکہ کمرہ ایئر کنڈیشن تھا۔ گیانی آتما سنگھ اندر داخل ہوا تو امرت کور میری تھالی میں تازہ پھلکا رکھ رہی تھی، اور ماتا جی پیتل کے گلاس میں دودھ ملی لسی انڈیل کر میری طرف بڑھا رہی تھی۔ وہ حیرت سے ٹکٹکی باندھے یہ منظر دیکھتا رہا، اور اس وقت تک جب تک کہ میں نے خود کھڑے ہو کر اسے پرنام نہ کیا۔ ست سری اکال پتر۔ اس نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ اس لمحے وہ بین الاقوامی اسمگلر نہیں، صرف ایک باپ تھا۔
माँ बेटी ने उसकी तरफ ऐसी नजरों से देखा जिनमें एक अजीब सी शिकायत छुपी थी। वो आंखों ही आंखों में उससे गिला कर रही थी कि उसने ये तिलिस्म क्यों तोड़ डाला। हमारी आपस की अपनायत से जिस माहौल ने जन्म लिया था उसमें ज्ञानी जी की आमद से वो पहले वाली बेतकल्लुफी बाकी न रही थी। उसने मुझे बैठने को कहा, खा पुत्र खा, और खुद भी हमारी तरह वहीं चटाई पर बैठ गया। कब आए हो पुत्र? मेरी बजाय माता जी ने जवाब दिया, अभी आया है। उसने बड़े अजीब से लहजे में कहा, आने की इत्तला तो कर दी होती पुत्र। इस मर्तबा जवाब देने की बारी अमृत कौर की थी। बोली, क्यों? अपने घर कोई भला इत्तला देकर आता है बापूजी। ज्ञानी खामोश हो रहा। वो चालाक बदमाश की बजाय कोई घामड़ किस्म का बुढ़ा नजर आ रहा था। शायद मेरी मुलाकात अपने घर वालों से करवाते वक्त उसे इतने शदीद रद्द अमल की तवक्को नहीं थी। उन सब की कमजोरी एक अमरजीत सिंह था जिसकी शक्ल इत्तेफाक से कुछ मुझसे मिलती जुलती थी और मेरी तरह वो भी मोनासिक था। उसने तो शायद यही सोचा होगा कि ममता के भड़कीले जज्बात पर मेरी आमद की ओस कोई ठंडक पैदा कर देगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया। उसकी तपिश तो पहले से कई गुना बढ़ गई थी। ये ज्ञानी आत्मा सिंह की बहुत बड़ी कमजोरी थी जो इत्तेफाक से मेरे हाथ आ गई थी। जिस तरह से मैं उससे टकरा गया था, ये इत्तेफाकात हम दोनों ही के लिए बड़े हंगामा खेज साबित हुए थे। खाने से फारिग होकर मैं उठ खड़ा हुआ। मेरे कदम मामूल की तरह ज्ञानी जी के ताकुब में उठे थे। हम दोनों घर ही के एक दूसरे कमरे में बैठ गए। ज्ञानी गहरी सोचों में खोया हुआ था। पुत्र, या तो तुम किस्मत के धनी हो या फिर बहुत होशियार। तुमने ज्ञानी आत्मा सिंह को भी पाबंद कर दिया है। मैंने कहा, किस्मत का धनी हूँ ज्ञानी जी। बहुत छोटा था तो माता पिता दुश्मन के हाथों मारे गए। जवान हुआ तो मेहरबान चाचे से हाथ धो बैठा। एक बेटा था चाचे का, वो भी मेरी भेंट चढ़ गया। दुश्मन ने उसे अमरजीत जान कर मार डाला। किस्मत अच्छी है जो मैं सारे प्यारों को चाट कर भी अभी तक जिंदा हूँ। मेरा लहजा मुकम्मल तंजिया था और उस लम्हे अपनी शानदार अदाकारी पर मुझे खुद फख्र महसूस हो रहा था। ज्ञानी ने पूछा, कौन सा जिला है तुम्हारा? मैंने कहा, गुरदासपुर। पूछा, तहसील? मैंने कहा, बटाला। गांव? कहा, मेरा ख्याल है ज्ञानी जी हमारे दरमियान कोई शरीफाना मुआहिदा तय पा चुका है। मुझे हर सवाल के जवाब का पाबंद न कीजिए, मैंने जरा उखड़े से लहजे में कहा। वो बोला, पुत्र, वो तब की बात थी, अब तुम हमारी कमजोरी बन चुके हो। उसने लफ्ज हमारी पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। मैंने सब कुछ जानते बूझते वजाहत चाही, मैं आपका मतलब नहीं समझा। वो बोला, देख पुत्र, मेरे जिस्म पर 18 जख्मों के निशान हैं। उम्र के इस हिस्से में लोग यात्रा को चले जाया करते हैं। इस धंधे ने अगरचे मुझे करोड़पति जरूर बना दिया है, लेकिन इसे अपनाने से पहले मैं भूखा नहीं मर रहा था। और अगर वो सब कुछ जो तुम कह रहे हो सच है तो इस बात के यकीनन कायल हो चुके होगे कि बंदा परमात्मा के सामने मजबूर महज है, मोम की गुड़िया की तरह। वो जब चाहे हमें नाक पकड़कर दूसरी तरफ घुमा दे। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपने बाजुओं पर आज भी उतना ही भरोसा है जितना तुम्हें इस वक्त। 3-4 गोलियों से मैं मरने वाला नहीं, लेकिन मेरी बीवी और बच्ची मेरी बहुत बड़ी कमजोरी हैं। इस कमजोरी को कभी एक्सप्लॉइट न करना। मैंने उसकी बात दरमियान में ही काट दी। ज्ञानी जी, मुझे आखिरी फिक्रे से जोरदार झटका लगा था। बिल्कुल यूं महसूस हुआ था जैसे अचानक मेरा हाथ बिजली के नंगे तारों से छू गया हो। मैंने कहा, मुझे अपने नसब और खून पर मान है ज्ञानी जी। मैं मर सकता हूँ लेकिन घटिया जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं आपको अपने मुताल्लिक सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी एक कर्ज मुझ पर बाकी है। मैंने एक वचन का पालन करना है ज्ञानी जी। मैं अपने इंतकाम में किसी की शराकत नहीं चाहता। मैंने अपने दुश्मनों को अपने हाथों मारा है और बचे हुओं को भी खुद मारूंगा। फिलवक्त मुझे आसरा दरकार है, मुख्तसर मुद्दत के लिए। मैं अमृत कौर और माँ जी को अपनी बहन और माँ के सम्मान जानता हूँ। ये मर्द की जबान है, पंजाब के गैरतमंद गबरू की। मैं बोल रहा था और ज्ञानी जी की जहाँ दीदा नजरें मेरे लफ्जों को टटोल रही थीं। जब मैंने बात खत्म की तो उसके चेहरे के खिंचे खिंचे नुकूश ढीले पड़ चुके थे। वो पुरसुकून हो गया था। उसके तजुर्बे ने उसे बता दिया था कि ये अमरजीत सिंह कोई आम किस्म का जवान नहीं है और ना ही कोई गिरा पड़ा आम सा इंसान है। ज्ञानी बोला, पुत्र, तू कले में आ गया है, फौलाद के कले में, जहाँ तत्ती हवा भी तुझ तक नहीं आ सकती। ये ज्ञानी आत्मा सिंह की जबान है और आत्मा सिंह के प्राण जाएं तो जाएं, उसके वचन कभी झूठे नहीं पड़ सकते। उसने झुककर मेरे कंधों को थपथपाया। मैंने कहा, ज्ञानी जी, ये पनाह मशरूत किस्म की है, इसके बदले मेरी खिदमात हाजिर हैं और अगर आपने जानबूझकर उनसे इस्तेफादा न किया तो मेरी मर्दानगी के लिए ताना होगा। तब मैं जिस तरह आया हूँ उस तरह चुपचाप वापस लौट जाऊंगा। मैं अपनी फितरत के हाथों मजबूर हूँ।
मैं किसी का ज़ेर बार नहीं रह सकता। ये बात मुझे खा जाती है कि मैं किसी का एहसान मंद हो रहा हूँ। मैंने बड़े एतमाद से उसे आगाही दी। इस बात का जवाब देने के बजाय वो बराह रास्त मेरी आंखों में झांकता रहा। उसकी आंखों से एक मकनातीसी कुव्वत खारिज होकर मेरे निज़ाम तनफ्फुस पर असरअंदाज हो रही थी, जिससे मेरी सांसों की तरतीब बिगड़ने लगी। फिर कुव्वत इरादी आड़े आई और मैं संभल गया। ज्ञानी का हर रूप निराला था। बोला, ठीक है पुत्र, मैं भी हीरे को परख कर मोल लगाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।